तो सीन ये है दैट एक हफ्ते पहले जब श्रद्धा और आफताब का केस सामने आया, द ब्रूटल किलिंग ऑफ श्रद्धा बाय आफताब, तो काफ़ी हड़कंप मचा न्यूज़ की दुनिया में, काफ़ी हड़कंप मचा सोशल मीडिया, बहुत सारा कॉन्वर्सेशन हुआ इस चीज़ के बारे में। हमने भी एपिसोड बनाया, मैं यहाँ ऊपर लिंक करके दे दूंगा। अगर आपने वो एपिसोड नहीं देखा है तो मैं पिन कमेंट्स में भी सबसे पहले और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी लिंक दे दूंगा। श्रद्धा मर्डर केस पार्ट 1 वो देख लीजिएगा। ये पार्ट 2 है, लेकिन बात श्रद्धा की उतनी नहीं है जितना कि 2 और केसेस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। और श्रद्धा की तरह उनका भी जिस तरीके से सर जुदा कर दिया गया था, जो एक कॉमन आजकल फ्रेज बन चुका है। लेकिन ये केसेस अलग क्यों हैं, और हमारा रिएक्शन इससे अलग क्यों है? और मैंने दोनों केसेस को अगर आप सामने आसपास रखो तो ये जो 2 नए केसेस पिछले 24 घंटे में हमें सुनने में आया है, आराधना और आयुषी का जो केस है, और हम आज क्या एक मुहिम चला सकते हैं यादव समुदाय के खिलाफ कि यादव समुदाय में ऐसे किलर्स कैसे आ गए हैं? क्या हम पूरे एक समुदाय को ब्लेम करेंगे? मैं चंद पॉइंट्स आपको रखना चाहूँगा जल्दी से, जिससे कि हमारी थोड़ी-सी अंडरस्टैंडिंग, और शायद हमें थोड़ा-सा, मैं आपको भी थोड़ा-सा फ़ोर्स करूँगा कि अंदर झाँक कर आप भी देखिए कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि बहुत ही एक हिपोक्रिटिक स्टांस भी दिखने को मिलता है। तो मैं आपके बस 10 मिनट लेने की कोशिश करूँगा, और कोशिश करूँगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आपकी थिंकिंग बदल दूँगा, लेकिन थिंकिंग में थोड़ा-सा परिवर्तन करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। अगर आपने श्रद्धा केस के बारे में नहीं सुना है तो आप सच्ची में शायद न्यूज़ एकदम नहीं फॉलो करते होंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पर, मेन स्ट्रीम मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर हर जगह श्रद्धा का मर्डर केस और जिस बर्बरता से मर्डर किया गया है, जो आफताब पे जो एलिगेशंस लगे हुए हैं, अगर वो 10% भी ट्रू हैं तो फांसी से कम उसे कुछ मिलनी नहीं चाहिए। बॉडी के 30-35 टुकड़े की बात कर लीजिए, फ्रिज में रखने की बात कर लीजिए, सीसीटीवी पर हम ये भी देख रहे हैं कि वो बॉडी के पार्ट्स कैसे ले जा रहा था, और अब उसके ऊपर नार्को टेस्ट भी होगा, वो पुलिस को कैसे मिसगाइड करने की कोशिश कर रहा था, कितनी कमीनी तरीके से उसने एक्चुअली श्रद्धा के पिता को बोला कि मैं भी मदद करता हूँ श्रद्धा को ढूंढने के लिए, और कितना अब्यूजिव रिलेशनशिप था श्रद्धा का उसके साथ, और किस तरीके से वो इमोशनली और फिजिकली श्रद्धा को ब्लैकमेल करता था। इसके बारे में काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस हो चुकी हैं, और हमने अपने एपिसोड में भी बोला था कि 1-2 एंगल्स देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर वो एपिसोड नहीं देखा है तो देख लीजिएगा कि कैसे एक सरनेम से भी चीज़ें इम्पैक्ट होती है और हमारा परसेप्शन कैसे चेंज होता है। अब आते हैं लेटेस्ट केस में, और सबसे पहले जिसका खुलासा आज काफ़ी हद तक हुआ है, जिसमें इन्वेस्टिगेशंस काफ़ी हद तक आज आगे बढ़ी हैं। 15 नवंबर की बात है कि एक कुएं में, आजमगढ़ में एक कुएं में, जो कि इस्तेमाल भी नहीं हो रहा था मेरे ख्याल से, उसमें से बॉडी पार्ट्स निकलते हैं। मेरे ख्याल से 5 बॉडी पार्ट्स निकलते हैं। मेरे पास फोटोग्राफ है वैसे उन बॉडी पार्ट्स का, और किस बर्बरता से वो बॉडी पार्ट्स काटे गए हैं। मैं दिखाऊंगा नहीं क्योंकि इमीडिएटली यूट्यूब इसको, वीडियो को वो कर देगा, डाउन कर देगा, तो इसीलिए मैं दिखा नहीं रहा हूँ। लेकिन सोशल मीडिया पर आपको आराम से ये बॉडी पार्ट्स मिल जाएंगे, वो जेन्युइन पिक्चर है, मैंने भी पता किया था। ये सेमी नेकेड बॉडी पार्ट्स 2-3 दिन पुरानी, एक कत्ल, मैंने जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने देखा कि ये डेड बॉडी 2-3 दिन पुरानी डेड बॉडी है। इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला आराधना प्रजापति की ये एक बॉडी थी। आराधना प्रजापति कौन? जिसको 1 हफ्ते पहले उसके फैमिली ने मिसिंग घोषित किया था, पुलिस को भी बोला था। वो लास्ट देखी गई थी प्रिंस यादव के साथ। प्रिंस यादव के साथ। प्रिंस यादव कौन है? प्रिंस यादव एक महाशय हैं जो, उनके साथ उनका एक रिलेशनशिप था करीबन 2 साल पहले, कोई रिलेशनशिप था। दे वर सीइंग ईच अदर, दे वर इन लव, जो भी आप कह लीजिए। उसके बाद रिलेशनशिप में जो हुआ होगा, प्रिंस यादव बाहर गए नौकरी की तलाश में। जब बाहर गए तो उनको मालूम चला कि आराधना की शादी कहीं और करा दी गई। अब ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि मेरा तो हक बनता है, और मैं अगर बाहर गया हूं तो आराधना को मेरे लिए वेट करना चाहिए, या जो भी हुआ होगा। तो भाई साहब, प्रिंस यादव इंडिया वापस आए और उन्होंने शादी को कैंसिल कराने की बहुत ज्यादा कोशिश की कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम शादी कैंसिल करो। अब आराधना ने, अब आप मान के देखिए, आज के आशिकी में और आज के सोसाइटी में और आज के लव में उन्होंने बोल दिया कि भाई ये शादी तो नहीं टूटेगी। लेकिन आराधना उनसे मिली ज़रूर थी।
लेकिन उसने कहा कि मैं शादी नहीं तोड़ूँगी। अब आप इसको लव जिहाद कह लीजिए, अब आप इसको बेवफ़ाई जिहाद कह लीजिए, जो आपका मन करे, जिससे आपकी श्रद्धा ज़्यादा हो, जिससे आपको नींद ज़्यादा आए। लेकिन इतनी बेवफ़ाई प्रिंस यादव से देखी ना गई और प्रिंस यादव ने कहा चलो तुम मेरे साथ मंदिर चलो। मंदिर ले जाने के बहाने फिर वो शुगर केन फील्ड गए। शुगर केन फील्ड में और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो 2 खूनी वारदातें की बात मैं कर रहा हूँ, ये एक्चुअली श्रद्धा के मर्डर केस के जैसा ही ब्रूटल है या उससे भी ज़्यादा घिनौना है। मैं समझाता हूँ क्यों? खून सिर्फ मिस्टर प्रिंस यादव ने अपैरेंटली नहीं किया। अगर पुलिस की हम बात माने और जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है और जो एफआईआर दर्ज है, उसमें यह पता चलता है कि यादव का कजन सर्वेश ऑलरेडी वो शुगर केन फील्ड में वेट कर रहा था। तो देखिए कितना कंटेम्पलेटेड मर्डर है, हीट ऑफ द मोमेंट मर्डर नहीं है। कंटेम्पलेटेड मर्डर इस तरीके से कि यादव का कजन सर्वेश वहां वेट कर रहा था। एक वुडन लॉक के ऊपर श्रद्धा की बॉडी को फिर लटाया गया और उसको 6 टुकड़ों में उसके बॉडी को काटा गया, मैंने आर्म्स, लेग्स और टॉर्सो को अलग किया गया पॉलीथीन बैग में। देखिए आजकल सारे के सारे क्राइम पेट्रोल देखते हैं लोग। पॉलीथीन बैग में बॉडी पीसेस को डाला गया और उसके बाद एक कुएं में डाल दिया गया, वहां जहां यूपी के आजमगढ़ में, जहां मेरे ख्याल से इस्तेमाल नहीं होता था, काफी बुशेस आसपास आ गई थी। तो ये मेरे ख्याल से अनुमान उन्होंने लगाया था कि ये बॉडी यहां डिजेनरेट कर जाएगी, इस कुएं के अंदर कोई नहीं जाएगा। ये मेरे ख्याल से कैलकुलेशन की बात थी। और जो सर था, जो सर तन से जुदा किया गया था, जो सर था उसको एक पॉन्ड में जाकर कुछ दूर वहां कर दिया गया। तो सर तन से जुदा भी किया गया, अलग जगह बॉडी को फेंका गया कुएं में और पॉन्ड में फेंका गया सर में। मजे की बात यह है कि जब फैमिली ने इसको रिपोर्ट किया और पुलिस ने फुल पॉइंट्स टू द पुलिस की, पुलिस ने कोशिश बहुत की थी। अब ये वाला इंसिडेंट अब पुलिस कह रही है, अब कितना एक्यूरेट है नहीं मालूम है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि जब वो बॉडी को शरनार्थ करने के लिए और सीक्वेंस करने के लिए जब प्रिंस यादव को उस कुएं के पास ले गया तो वहां उसने एक पिस्तल दफना के रखी थी कुएं के पास, उसको निकालकर पुलिस पर शूट आउट करके वहां से प्रिंस यादव भागने की भी कोशिश करते हैं। एक पुलिसकर्मी के पैर में भी चोट आती है और उसको भी पैर में, प्रिंस यादव को भी पैर में गोली मारी जाती है और उसके बाद उसको हिरासत में ले लिया जाता है। बर्बरता क्यों बहुत ज्यादा है, श्रद्धा केस से भी ज्यादा? 7 लोगों पर अभी केस चल रहा है और इसमें उसके फैमिली मेंबर्स गायब हैं। अगर मैं गलत नहीं हूं, मां, बाप, बहन, अंकल, आंटी, कजन, 7 लोग इन्वॉल्व हैं इस ओपन मर्डर में, जहां मेरे ख्याल से लोगों को भी वहां मालूम था अच्छे तरीके से क्या हुआ है और एकदम कॉन्फिडेंस से यह खून किया गया था प्रिंस यादव से। अब ऑब्वियसली प्रिंस यादव है, यूसुफ नहीं है, तो शायद इतना हेडलाइन और इतने दिन नहीं चलेगा। और मैं क्यों कह रहा हूं कि अगर ये और कोई सरनेम होता तो शायद एक मुहिम भी छिड़ जाती, क्योंकि एक और यादव मर्डरर पिछले 24 घंटे में हमारे सामने आया है। कुछ दिन पहले, अगर आपने अखबार वगैरह ज्यादा ट्रैक करते हो, तो यमुना एक्सप्रेसवे में मथुरा एरिया में सर्विस रोड पर एक ट्रॉली बैग के अंदर एक यंग लड़की की लाश मिलती है। अब सवाल यह था कि यह भी क्या कोई लव जिहाद का केस है कि नहीं। पता लगता है कि बॉडी है आयुषी यादव की, लेकिन किसी ने मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं की। और दिल दहल जाता है ये सोच के और ये समझ के कि मिसिंग केस क्यों फाइल नहीं की गई थी, क्योंकि जो उसके प्रोवाइडर्स हैं, जो उसके सेफ कीपर्स हैं, उन्हीं ने ये कत्ल किया था। पुलिस अब ये खुलासा कर रही है कि आयुषी बिना अपने पिताश्री को बताए कहीं गई थी। ये बात पिताश्री के ईगो में, उनके मेल ईगो में उनको समझ में नहीं आए, बर्दाश्त नहीं कर पाए और नीतीश यादव ने अपनी ही बेटी को गुस्से में आकर गोली मार दी। और उसके बाद ये नहीं कि पछतावा हुआ, अपनी मरी हुई बेटी को प्लास्टिक शीट में रैप करके एक ट्रॉली बैग में डाल के बुलंदशहर से आगरा एक्सप्रेस वे की तरफ जाकर मेरठ के आसपास ये सूटकेस छोड़ दिया जाता है। यमुना एक्सप्रेसवे मथुरा एरिया में इसको छोड़ दिया जाता है। यमुना एक्सप्रेसवे जो आप लेते हो आगरा जाने के लिए।
कूडोज टू द पुलिस कि मेरे ख्याल से दोनों ही केसेस में, चाहे वो श्रद्धा का केस हो, चाहे वो आयुषी का केस हो, या ये वाला जो केस हो, आराधना प्रजापति वाला केस हो, पुलिस ने तो अपना काम किया है, और विदाउट एनी फियर और फेवर ही लगता है किया है। लेकिन इसमें जो धर्म का एंगल जो हम लोग एक हफ्ते से सुन रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप को लेकर, धर्म को लेकर, कि किसी एक धर्म विशेष को बॉडी पार्ट्स काटना आता है, किसी धर्म विशेष को नहीं आता है, कोई धर्म विशेष ऐसा काम करता है, कोई धर्म विशेष ऐसा काम नहीं करता है। तो मुझे पता नहीं कि यादव्स भी ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि 2 केस तो पिछले 24 घंटों में ही आ गए हैं। अब आप इसे लव जिहाद कह लीजिए, बेवफा जिहाद कह लीजिए, लेट जिहाद कह लीजिए, माने आप बोलोगे कि ये तो मजाक हो रहा है। लेकिन जब एक केस को एक बर्बरता से एक लड़का अपनी लिव इन पार्टनर को इतनी बुरी तरीके से मारता है, एक आसिफ इतनी बुरी तरीके से मारता है, तो उसको आप लव जिहाद कह के आप जो सीरियस इश्यूज हैं उसको जो आप निगेट करते हो, जो सीरियस इश्यूज हैं उसको आप छुपाने की कोशिश करते हो। वो मजाक नहीं है किसी की मौत का, कि श्रद्धा की मौत का कारण कौन है? लव जिहाद है या हक जिहाद है, टॉक्सिक जिहाद है, सोसाइटल जिहाद है? मैंने सिर्फ जिहाद का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि मैं नहीं जानता हूं कि मैं आपका सोचना बदल पाऊंगा कि नहीं। मैं ये नहीं जानता हूं कि मैं आपको ये कन्विंस कर पाऊंगा इस बात पर कि ऐसे लाखों केसेस होते हैं, ऐसे हजारों मर्डर्स हो रहे हैं, ऐसे सैकड़ों केसेस हैं जिस तरीके से बर्बरता से औरतों के साथ ट्रीट किया जाता है और उन्हें मार भी दिया जाता है। लेकिन उन सब चीज़ों पर हम उतना आक्रोशित नहीं होते हैं, उतना फोकस नहीं करते हैं जितना लव जिहाद से होता है। तो मैंने कहा जिहाद का नाम लगा के ही देख लेते हैं कि क्या हम ये वाले जिहाद से डील कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पिछले 24 घंटे में ये जो 2 केसेस सामने आए हैं, चाहे वो आयुषी का केस हो जहां उसके पिता ही उसको मार डालते हैं, या आराधना का केस हो जहां उसका एक्स बॉयफ्रेंड समझता है कि वो तो उसी की प्रॉपर्टी है। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि सबसे पहले तो हमें लव जिहाद से पहले हमें बात करनी चाहिए हक जिहाद के बारे में, जो हमारे देश भर में फैला हुआ है। हक जिहाद क्या होता है? हक जिहाद वो होता है जहां एक पुरुष सोचता है कि मेरे पास ओनरशिप है एक औरत की। अब वो औरत मेरी लिव इन पार्टनर हो सकती है, वो औरत मेरी एक्स गर्लफ्रेंड हो सकती है, या वो औरत मेरी बेटी हो सकती है, लेकिन उस पर जन्म सिद्ध अधिकार तो मेरा ही है। और ये हक मुझे जताना होगा कि वो आएगी किसके साथ, जाएगी किसके साथ, बैठेगी किसके साथ, प्यार किसके साथ करेगी, घर कितने बजे आएगी। तो ये हक जिहाद हमारे देश में काफी चलता है और इसको रोकने की जरूरत है, क्योंकि एक औरत के पास भी अपना हक होता है, हां बोलने का, ना बोलने का, कहीं आने का, कहीं जाने का। तो सबसे पहले तो लव जिहाद से पहले हमें हक जिहाद पर फोकस करना चाहिए। दूसरा, टॉक्सिक जिहाद, क्योंकि हम बात नहीं करते हैं इसके बारे में कि कितने लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हमारे देश में रहते हैं। अब्यूजिव रिलेशनशिप की बात करें तो सरकारी आंकड़े बोलते हैं 1 in 3 women have faced some sort of an abusive relationship। तो आप सोचिए 1 in 3 में ये आप धर्म पे डालना चाहेंगे तो किस धर्म पर भारी पड़ेगा आप समझ लीजिए। अगर 80-20 का रेशियो है, अगर 1/3 औरतों के साथ बर्बरता हुई है, बदसलूकी हुई है, दुर्व्यवहार हुआ है, तो आप अगर रेशियो लगाने लगेंगे धर्म के बारे में तो कौन से धर्म पर ज्यादा आंच आएगी और सवाल आएगी आप खुद समझ लीजिए। क्योंकि बात धर्म की है नहीं, बात सोसाइटी की है। जिस तरीके से हक जिहाद लगाया जाता है वो कोई भी धर्म समुदाय लगाता है, एक औरत के ऊपर मेरा हक होना चाहिए। हिंदू, क्रिश्चियन, सिख, ईसाई, कोई भी रिलीजन ले लो। उसके बाद ये जो टॉक्सिक जिहाद है जिससे औरतें बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो भाई मैं किसी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में हूं तो भाई अब मैं तो फंस गई। अब या तो ये ठीक होगा या तो मेरा खात्मा हो जाएगा, लेकिन ये टॉक्सिक रिलेशनशिप वैसा ही रहेगा। एक बेटी अपने अब्यूजिव बाप, अपने मैंने क्या बोलूं, बुजदिल बोलूं या बेरहम बाप के साथ अगर फंस गई तो फंस गई, अब उसकी किस्मत है, अब वॉकआउट तो किया नहीं जा सकता है। और ये टॉक्सिक रिलेशनशिप तब भी खत्म नहीं होता अगर आप रिलेशनशिप से बाहर भी चले जाओ। जैसा कि आराधना ने पता किया होगा कि मैंने एक किसी के साथ एक रिलेशनशिप रखा, उसको छोड़ा, मैंने किसी के साथ शादी किया ना, वो पुराना रिलेशनशिप तब भी मेरे ऊपर आएगा। गलती मेरी है, मेरा रिलेशनशिप उसके साथ क्यों था, मेरा रिलेशनशिप प्रिंस यादव के साथ क्यों था, और प्रिंस यादव का हक बनता है कि अगर मेरे पास उसके साथ पुराने ताल्लुकात थे शादी से पहले तो अब भी मुझे ही जवाबदेही देनी पड़ेगी।
तो ये टॉक्सिक जिहाद हम कब खत्म करेंगे, इस पर हम ज्यादा बात नहीं करते। और फाइनली सोसाइटल जिहाद के बारे में जरूर बात करनी चाहिए, क्योंकि कोर इशू यही है कि हमारी सोसाइटी अलाउ नहीं करती है हमारी औरतों को एक एजेंसी, कि मैं एक टॉक्सिक लिव इन रिलेशनशिप से बाहर जाऊं। हाय, टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर, लिव इन रिलेशनशिप देखा, फुस हो गया और उसका मजाक उड़ाएगा, तो टॉक्सिक रिलेशनशिप मैं नहीं खत्म कर सकती हूं। अच्छा, तुमने कहीं और शादी कर ली, जरूर तुम बेवफा हुई होगी, जरूर तुमने कुछ किया होगा, इसीलिए उतना वायलेंट रिएक्शन किया होगा। तो बेवफा जिहाद फिर वैलिड हो जाता है कि तुमने जरूर उसको बेवफाई किया होगा, इसीलिए उसने तुम्हारे ऊपर एसिड फिड़का, इसीलिए उसने तुम्हें बेइज्जत किया, इसीलिए इसने तुम्हारे फोटोग्राफ्स इंटरनेट पे शेयर किए, या इसीलिए इसने तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दिए, सर तन से जुदा कर दिए। यहां सर तन से जुदा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लेजिटिमेट है, ये लीगल है। हमारी सोसाइटी जिहाद तो हमें यही बताती है। तो हक जिहाद, टॉक्सिक जिहाद एंड सोसाइटल जिहाद से पहले डील करना पड़ेगा। और दुख की बात यह है, मैं एंड में बस यही बोलना चाहूंगा, दुख की बात यह है कि प्रिंस यादव और नीतीश यादव, प्रिंस यादव जिसने अपनी एक्स गर्लफ्रेंड आराधना प्रजापति का खून कर दिया, टुकड़े टुकड़े कर दिए, और नीतीश यादव जिसने अपनी बेटी आयुषी यादव को गोली मारकर प्लास्टिक शीट में डालकर, बक्से में डालकर एक हाईवे के किनारे वो छोड़ आया। लेकिन ये जो दो दरिंदे हैं, प्रिंस यादव और नीतीश यादव, ना हम उनके कम्युनिटी पर सवाल उठाएंगे, और एक्चुअली अगर सवाल कोई उठाएगा तो उससे बड़ा चोमू और कोई नहीं होगा, उससे बड़ा सी और कोई नहीं होगा, क्योंकि बात सोसाइटी की नहीं आती है, बात कौम की नहीं आती है, बात कम्युनिटी की नहीं आती है, बात आती है कि ये जो दरिंदे हैं इनके साथ क्या किया जाए, इनको जस्टिस जितनी जल्दी हो सके कैसे दिलाया जाए। और इन प्रिंस यादव और नीतीश यादव के बारे में मीडिया में कुछ चीजें जरूर नहीं होंगी, मैं आपको गारंटी स्टैम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, जो कि दूसरे जगह हो सकती है, जो कि पिछले एक हफ्ते में हमने देखा है मीडिया में, लेकिन यहां इतनी बर्बरता के बाद भी हम नहीं देखेंगे। न्यूज चैनल पर प्रिंस यादव और नीतीश यादव के बैकग्राउंड, परिवार को लेकर चीखम चिल्ला डिबेट्स नहीं होंगी, और ना ही लव जिहाद और बेवफा जिहाद या लेड जिहाद को लेकर इन इश्यूज में डिबेट होगा। दूसरा, कि इन स्टोरीज को ड्रामा नहीं बनाया जाएगा, प्रिंस यादव और नीतीश यादव के केसेस को ड्रामा नहीं बनाया जाएगा। न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस ग्लव पहन के कुएं के अंदर नहीं चले जाएंगे, अपने आप ही फोरेंसिक एक्सपर्ट नहीं बन जाएंगे, जो कि हमने श्रद्धा के केस में पिछले एक हफ्ते में काफी देखा है। और ना ही हम देखेंगे न्यूज चैनल लंबे लंबे कार्यक्रम, काफी दिनों तक खींचने वाले कार्यक्रम, जस्टिस फॉर आराधना, जस्टिस फॉर आयुषी, यादव्स मस्ट बी क्वेश्चन्ड, ऐसे कोई कैंपेन नहीं चलाएंगे न्यूज चैनल। और हां, जैसा कि लिव इन रिलेशनशिप्स काफी स्ट्रेस में आ गए थे, क्योंकि भाई ऐसा तो हुआ कि आपने इंटर कम्युनिटी रिलेशनशिप रखा, उसके बाद लिव इन रखा, सारी चीजें आपने गलत की। यहां मेरे ख्याल से और होपफुली कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के वजह से अब सवाल नहीं करेगा, या इसको भी बैन करने की बात आएगी कि देखिए प्री मैरिटल रिलेशनशिप ही गड़बड़ है, बॉयफ्रेंड रखना ही नहीं चाहिए, इसको भी बैन कर दो। हो सकता है अगर सरनेम अलग हो तो फिर इस पर भी बात आ सकती थी। अल्टीमेटली मैं बस यही कहना चाहूंगा, नॉट दैट किसी की थॉट प्रोसेस बदलेगी, लेकिन ऐसे केसेस हर दिन होते रहते हैं, आए दिन होते रहते हैं। हमने श्रद्धा के बारे में भी एपिसोड बनाया था, जाके देख लीजिए, श्रद्धा मर्डर केस पार्ट 1। हम इस पर भी एपिसोड बनाते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आपका आउटरीच किस पर ज्यादा होता है, किस पर कम होता है, क्यों होता है, यह समझने की जरूरत है। क्योंकि आउटरीच तो तीनों में इक्वल होना चाहिए, बर्बरता उतनी ही की गई है। एक्स बॉयफ्रेंड ने पार्ट्स चॉप किए हैं, एक पिता ने अपनी बेटी को खून किया है, अगर पुलिस का वर्जन देखें तो, और जिस बर्बरता से हाईवे के बगल में छोड़ा है, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस हर जगह है। तीनों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, तीनों को जल्दी सजा मिलनी चाहिए, और हमें फोकस करना चाहिए सोशल अवेयरनेस पर। हमें एज सिटीजन्स ये नहीं बोलना चाहिए देखा इंटर कम्युनिटी रिलेशनशिप था, देखा लिव इन था, देखा सरनेम ऐसा था। टुकड़े टुकड़े हर जगह हो रहे हैं, सर तन से जुदा हर जगह हो रहा है। अब आपकी और हमारी अगर हिपोक्रेसी थोड़ी कम हो जाए, और औरतों पर जो वायलेंस हो रहा है, जिस बर्बरता से उन्हें ट्रीट किया जाता है, जिस हक से उन्हें रखा जाता है, अगर उस पर थोड़ा सवाल उठा ले तो शायद देश का थोड़ा और भला होगा, और औरतें भी थोड़ा ज्यादा आगे आएंगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लॉजिक से तन जुदा है, और क्या बोलूं मैं, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग रिएक्ट करते हैं सरनेम देखकर, उससे तो यही लगता है कि आजकल लॉजिक ही तन से जुदा हो चुका है। उतना मत होने दीजिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, एटलीस्ट अगर आप देशभक्त हो तो जरूर लगाइए।
आज का लाइव स्ट्रीम यहीं एंड करता हूँ। इस पर सवाल जवाब मैं नहीं करूँगा, सवाल जवाब के लिए दूसरा टाइम भाई भी सही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा इंटरनल सवाल जवाब की इसमें ज़रूरत है। मैनी थैंक्स। जय हिंद।